हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पार्लियामेंट लॉज कैसे बनाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो बेसिक फंक्शन होता है किसी भी लेजिस्लेचर का, वो है लॉज बनाना लोगों के लिए। तो लोगों के लिए, हम सिटीजन्स के लिए लॉज बनाना जो है वो एक बेसिक फंक्शन होता है किसी भी लेजिस्लेचर का। यानी कि ये हमारी पार्लियामेंट का एक बेसिक फंक्शन है। एक डेफिनेट प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। ठीक है। लॉ बनाने के लिए एक डेफिनेट प्रोसीजर जो है वो हम फॉलो करते हैं। ये जो प्रोसीजर है, कुछ प्रोसीजर्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हुए हैं, और वहीं पे कुछ प्रोसीजर्स जो है वो समय के साथ साथ इवॉल्व हुए हैं। वो इवॉल्व हुए हैं कन्वेंशन से। ठीक है। अब हम एक फॉलो करने वाले हैं एक बिल को, जो जो कि अपनी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से कैसे कैसे गुजरता है, ये हम देखने वाले हैं। और हम जानने वाले हैं कि ये लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है वो कितनी ज्यादा टेक्निकल और टीडियस है। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये बिल की जो जर्नी है ये हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी प्रोसेसेस से वो गुजरता है, और फाइनली वो बिल कैसे एक लॉ में कन्वर्ट होता है। तो चलिए ये हम देखते हैं। सबसे पहले जो बिल है वो किसी भी हाउस के पास भेजा जाता है अगर वो नॉन मनी बिल है। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम कि अगर कोई मनी बिल होता है तो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। वहीं पे अगर हम नॉन मनी बिल की बात करें तो नॉन मनी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा। ठीक है। तो अगर कोई नॉन मनी बिल है वो दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद वो कमिटी को भेजा जाएगा, या तो वो कमिटी किस कोई कमिटी का गठन किया जाएगा, यानी कि कमिटी फॉर्म की जाएगी जो कि उस बिल पे प्रॉपर रिसर्च करे और एक रिपोर्ट तैयार करे, और फिर वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में भेजे। या फिर जो बिल है वो पार्लियामेंट में ही डिस्कस किया जाएगा, यानी कि हाउस में ही डिस्कस किया जाएगा जिस भी हाउस में वो इंट्रोड्यूस किया गया है। कोई कमेटी फॉर्म नहीं की जाएगी। पर पर्टिकुलरली अगर हम जनरली देखें तो बिल्स को, जब भी बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उसके बाद कमिटीज फॉर्म की जाती है, जैसे कि सेलेक्ट कमेटी या फिर जॉइंट कमेटी। जो सेलेक्ट कमेटी होती है उसमें वही मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, उस हाउस के मेंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं सेलेक्ट कमेटी में, जिस जिस हाउस में जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। वहीं पे अगर हम जॉइंट कमेटी की बात करें तो जो जॉइंट कमेटी है उसमें मेंबर्स होते हैं फ्रॉम बोथ द हाउसेस। ठीक है। तो ऐसे ही कई कमिटीज जो है वो फॉर्म की जाती है बिल्स को लेकर। ठीक है। जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ऐसी कमिटीज जो है उनको फॉर्म किया जाता है। तो या फिर तो कमिटीज के पास जाएगा, कमिटीज अपनी रिपोर्ट देंगी पार्लियामेंट में, या फिर वो बिल जो है हाउस में ही डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद अगर वो कमेटी के पास गया है तो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। कमिटी जो है वो लोगों से भी उनके इनपुट्स लेती है, और उन इनपुट्स को कंसिडर करके वो अपनी जो रिपोर्ट है थॉरो रिसर्च करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। और वो रिपोर्ट जो है वो कमेटी फिर हाउस में सबमिट करती है, जो हाउस में प्रेजेंट करती है। और फिर जो हाउस है, या तो वो एक्सेप्ट करता है कर सकता है उस रिपोर्ट को, या फिर उसको रिजेक्ट कर सकता है। ये उस हाउस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो है वो डिटेल डिस्कशन होता है बिल के ऊपर इन द हाउस। उस हाउस जिस भी हाउस में वो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है सबसे पहले, उस हाउस में उस बिल के ऊपर डिटेल डिस्कशन होता है। सारे मेंबर्स जो हैं उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने अपने इनपुट्स देते हैं। उसके बाद अगर उसके बाद सबके इनपुट्स को कंसिडर करने के बाद फाइनली जो बिल है उसको या तो एक्सेप्ट किया जाता है या फिर रिजेक्ट किया जाता है। देखा जाता है कि कितने लोग उस बिल के फेवर में हैं और कितने लोग उस बिल के अगेंस्ट अगेंस्ट में हैं। और उसके बेसिस पे फिर उस बिल को या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। अगर वो बिल एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद जो है उस बिल को भेजा जाता है सेंड टू द अदर हाउस। जो दूसरा हाउस है उसमें उस बिल को भेजा जाता है फॉर कंसिडरेशन। ये जो पूरी प्रोसेस है जो यहाँ पे फॉलो हुई, यही सेम प्रोसेस जो है वो दूसरे हाउस में भी फॉलो होती है। जो दूसरा हाउस है या तो वो अप्रूव कर सकता है उस बिल को, या फिर वो रिकमेंडेशंस दे सकता है। ठीक है। अगर उसने अप्रूव कर दिया तो ठीक है, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। ठीक है। और या फिर या तो प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देंगे, या फिर वो बिल को वापस भेज देंगे रिकंसिडरेशन के लिए। या फिर अगर वो जो दूसरा हाउस है उसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए और कुछ डेडलॉक अगर क्रिएट हो गया, तो फिर जॉइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का। अगर दोनों लोगों के जो हैं, दोनों हाउसेस के अगर अपोजिंग व्यूज हैं, अगर वो एक जनरल व्यू, अपना जो व्यू पॉइंट है, एक जनरल एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं दोनों हाउसेस, या दोनों में थोड़ी मतभेद देखने को मिल रही है, अगर डेडलॉक क्रिएट हो गया है, तो फिर एक जॉइंट सेशन जो है पार्लियामेंट का वो क्रिएट करना पड़ता है। और बेसिकली जॉइंट सेशन में मेनली अगर देखा जाए तो लोकसभा ही जो है वो
जो लोकसभा कहती है वही होता है, क्योंकि लोकसभा जो है उसके पास ज़्यादा सीट्स रहती हैं, तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है उस हिसाब से देखा जाए तो। तो लोकसभा जो कहती है वैसे तो वही होता है, पर फिर भी हाँ, जॉइंट सेशन बिठाया जाता है और दोनों हाउसेस के लोगों लोगों के बीच में फिर डिबेट होता है, फिर डिस्कशन होता है और उस हिसाब से जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी डिसीजंस लेने हैं वो लेते हैं। और उसके बाद जो बिल है उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट या तो उसको डायरेक्टली अप्रूव कर देते हैं या फिर उसको वापस भेज देते हैं वो रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, वो उन्होंने कुछ अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है तो या तो वो हाउसेस जो है उसको रिकंसिडर कर सकते हैं, प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से कुछ चेंजेस जो है उन्हें करने तो कर सकते हैं, या फिर वो दोबारा प्रेसिडेंट को या फिर बिना चेंजेस किए भी वो प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। एक बार रिकंसिडरेशन के लिए अगर एक बार प्रेसिडेंट ने भेज दिया तो उसके बाद वो दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। और उसके बाद अगर रिकंसिडरेशन के बाद भेजने के बाद अगर जो हाउसेज हैं उन्होंने दोबारा प्रेसिडेंट को वो बिल भेज दिया तो प्रेसिडेंट को उसको अप्रूव करना ही पड़ता है। प्रेसिडेंट शैल अप्रूव द बिल, और उसके अप्रूव करने के बाद जो बिल है वो हमारा लॉ बन जाता है। तो ये एक इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जो है ये फॉलो करने के बाद, ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फॉलो करने के बाद जो है हमारा बिल फाइनली जो है वो लॉ बनता है। तो ये हमने इतनी जल्दी पढ़ लिया तो हमको आसान लग रहा होगा, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा एक टीडियस, एक कॉम्प्लेक्स और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम लगता है और ये काफ़ी टेक्निकल प्रोसेस है ये। तो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो बिल है जो बिल है बेसिकली वो एक ड्राफ्ट होता है प्रपोज्ड लॉ का। ठीक है, वो बिल अगर अप्रूव किया जाता है उसके बाद वो लॉ बनता है, उससे पहले वो एक ड्राफ्ट रहता है। जो भी प्रपोज्ड लॉ बनने वाला है उसका वो ड्राफ्ट होता है। हम अगर देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कई सारे टाइप्स दे रखे हैं, इन पे अभी हम आने वाले हैं। अगर कोई नॉन मिनिस्टर अगर प्रपोज करता है बिल को तो इसको हम लोग बात करते हैं, कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। अगर एक बिल को प्रपोज किया जाता है किसी मिनिस्टर के द्वारा तो उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। अब हम बात करते हैं, लेट अस नाउ सी द डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ द बिल। ठीक है, ये स्टेजेस भी हम पढ़ने वाले हैं, पर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बिल। अगर हम लोगों ने अभी देखा कि अगर कोई बिल, अगर हमारे जो मिनिस्टर हैं, यानी कि अगर हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या हमारे जो कैबिनेट के कोई मिनिस्टर अगर कोई बिल प्रपोज कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट बिल। अगर कोई नॉन मिनिस्टर, यानी कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बिल को लेकर आ रहे हैं, पर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हमारे मिनिस्टर नहीं है, यानी कि कोई नॉन मिनिस्टर अगर मिनिस्टर नहीं है, यानी कि कोई अगर नॉन मिनिस्टर हमारे बिल को प्रेजेंट कर रहे हैं हाउस में, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट मेंबर्स बिल। वहीं पे एक होता है नॉन मनी बिल और एक होता है मनी बिल। नॉन मनी बिल यानी कि कोई भी ऐसा बिल जो हमारे फाइनेंशियल सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता है, जैसे कि टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर, अगर ऐसे ऐसे मैटर से रिलेटेड नहीं होता है तो हम उसको नॉन मनी बिल कहते हैं। और वहीं पे हमारे मनी बिल, अगर वो कोई ऐसा बिल जो कि हमारे कंसर्न होता है फाइनेंशियल मैटर्स से, जैसे कि टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो उसको हम लोग मनी बिल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है ऑर्डिनरी बिल की और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल मतलब वो बिल, ऐसा कोई भी बिल जो कंसर्न होता है विद एनी मैटर अदर देन द फाइनेंशियल मैटर्स, यानी कि किसी भी ऐसे मैटर से अगर वो कंसर्न हो, किसी भी मैटर से अगर वो कंसर्न होता है अदर देन द फाइनेंशियल मैटर्स, तो उसको हम लोग ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। वहीं पे एक होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जो हमारे नॉन मनी बिल्स होते हैं या तो वो ऑर्डिनरी बिल हो सकते हैं या फिर वो हमारे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मतलब एक ऐसा बिल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उनमें कुछ चेंज करना चाहता है। अगर उनमें कुछ चेंजेस लेकर आना चाहते हैं हमारा बिल, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि हमारे क्या 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 बिल्स होते हैं, कितने टाइप्स के बिल होते हैं। अब जो हमारे ऊपर हमें क्या देखना है, डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ द बिल। अगर कोई बिल जो है, बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले पार्लियामेंट में, उससे पहले ही उसमें कई सारी डिबेट होती है ऑन द नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग सच अ बिल। मतलब क्या जरूरत है उस बिल को इंट्रोड्यूस करने की पार्लियामेंट में, उसके ऊपर भी डिस्कशन होती है। उस बिल को क्या जरूरत है उसको लॉ बनाने की, उसको इन्फोर्स करने की, उस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन होता है, इन सब चीजों के ऊपर डिबेट होती है, हो सकती है कई काफी सारी डिबेट हो सकती है ऑन द नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग सच अ बिल। ऐसे बिल को लाने के पीछे क्या कारण है उसके ऊपर डिबेट हो सकती है। एक पॉलिटिकल जो पार्टी है वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकती है कि की इनिशिएट करे बिल को इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स इलेक्शन प्रोमिसेस, या फिर और टू इम्प्रूव इट्स चांसेस ऑफ विनिंग
फोर्थकमिंग इलेक्शंस, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने इलेक्शन से पहले कुछ एजेंडाज वगैरह भी बताती है कि अगर हम पावर में आए तो हम ये चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे या ये चीजें लेकर आएंगे। तो अपने पॉलिटिकल गोल्स को फुलफिल करने के लिए या फिर अपकमिंग इलेक्शंस में जीतने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो प्रेशराइज कर सकती है गवर्नमेंट को कि अब ऐसे बिल, ये बिल लेकर आइए, ये पर्टिकुलर बिल। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने एजेंडा में मेंशन किया हुआ है कि हम ये बिल्स लेकर आने वाले हैं या हम ऐसे चेंजेस करेंगे। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकती है। वो अपने इलेक्शन प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए जो है वो उन बिल्स को लेकर आने आ सकती है। अगर कोई जो इंटरेस्ट ग्रुप्स, मीडिया, सिटीजन फोरम्स, ये लोग भी परसुएट कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन जो है वो लेकर आए, यानी कि पर्टिकुलर लॉ जो है वो लेकर आए। उसके लिए कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स, कुछ मीडिया या फिर कुछ सिटीजन्स के जो फोरम्स होते हैं वो लोग भी गवर्नमेंट को जो है वो परसुएट कर सकते हैं। जो लॉ मेकिंग है ये सिर्फ मेयरली एक लीगल प्रोसीजर नहीं है, बट इसमें काफी काफी सारे पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि काफी सारी पॉलिटिकल निटिग्रिटीज भी इसमें इन्वॉल्व होती है। जो लोग हैं अपने फायदे के लिए भी कई सारे जो बिल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने पर्पजेस को फुलफिल करने के लिए। इस जो प्रिपरेशन है बिल का वो इटसेल्फ इन्वॉल्व करता है कई सारे कंसिडरेशंस, जैसे कि सोर्सेज क्या रिक्वायर होंगे बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। द सपोर्ट और अपोजिशन ऑफ द बिल इज, क्या सपोर्ट या क्या अपोजिशन जो है वो बिल लाइकली टू प्रोड्यूस, यानी कि जो लोग हैं उस बिल को सपोर्ट करेंगे या फिर उसको अपोज करेंगे। अगर कोई ऐसा बिल आने वाला है, अगर जो पार्टी है वो ऐसा बिल लाने का सोच रही है जो लोग उसको अपोज करेंगे, तो वो जो है उनके चांसेस ऑफ विनिंग द इलेक्शंस, जो नेक्स्ट इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें उनके चांसेस इलेक्शन में जीतने के वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। तो उनको ये भी देखना पड़ता है कि वो जो बिल वो लेकर आने वाले हैं वो लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल उसको सपोर्ट करेंगे, उसके सपोर्ट में खड़े होंगे या फिर उसको अपोज करेंगे। तो ये चीज भी उनको देखनी पड़ती है। क्या इम्पैक्ट जो है वो बिल, दैट द लॉ, वो जो लॉ है वो क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसका इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट में ऑफ द रूलिंग पार्टी, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उसके इलेक्शंस में क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। क्या उसके वोट्स बढ़ेंगे इलेक्शन में या फिर उसके वोट्स घटेंगे। तो ये चीजें भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज देखती हैं। अगर हम बात करें कोलिशन पॉलिटिक्स की स्पेशली, तो जो बिल है वो जो बिल प्रपोज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए सारे पार्टनर्स ऑफ द कोलिशन, यानी कि अगर सारे पार्टनर्स जो है कोलिशन के, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है मिलकर जो है उन्होंने जिन्होंने सरकार बनाई है, उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, उन सारे पॉलिटिकल पार्टनर्स को जो है वो उस बिल को लेकर एग्री करना पड़ेगा। अगर वो उन सभी पॉलिटिकल पार्टनर्स जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं बिल को, तभी वो लॉ बनेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कोलिशन पॉलिटिक्स में। सच प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस कैन हार्डली बी इग्नोर्ड। ये जो कंसिडरेशंस है ये जो है ये हार्डली हम इनको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जो एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोलिशन गवर्नमेंट के केस में अगर वो कोई बिल लेकर आना चाह रही है और कोई कोलिशन गवर्नमेंट में कई सारे पार्टनर्स होते हैं, कई सारे पॉलिटिकल पार्टनर्स होते हैं और उसमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टनर्स जो हैं उस बिल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अगर वो उसके अगेंस्ट में, तो उनको वो बिल को रोकना पड़ेगा। अगर वो तब भी उस बिल को पास कराना चाहेंगी तो हो सकता है वो पॉलिटिकल पार्टनर्स जो है अपना सपोर्ट खींच ले और सरकार गिर जाए। और वैसे भी अगर वो पॉलिटिकल पार्टनर्स अपना सपोर्ट ना भी खींचे, तो क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में जो है वो सभी सारे पार्टीज ने मिलकर कोलिशन सरकार बनाई है, तो अगर सबका प्रूफ, मेजोरिटी जो है वोटिंग वो उस बिल के फेवर में जानी चाहिए। अगर मेजोरिटी ने वोट किया ही नहीं, उस कोलिशन गवर्नमेंट में भी कई सारे जो मेंबर्स हैं उस गवर्नमेंट के, अगर उन्होंने उस बिल के फेवर में वोट नहीं किया, अगर उसको मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिला उस बिल को, तो भी वो जो बिल है वो नहीं बन पाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो पार्लियामेंट में से पास ही नहीं हो पाएगा। तो वो लॉ तो फिर नहीं ही बन पाएगा। अगर वो बिल पार्लियामेंट से पास ही नहीं होगा तो फिर वो तो वहीं रिजेक्ट हो जाएगा और फिर वो लॉ नहीं बन पाएगा। तो ये जो कंसिडरेशंस है इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो कैबिनेट है वो कंसिडर करती है इन सारी चीजों को, वो कंसिडर करती है उस किसी भी लॉ को इनेक्ट करने से पहले, किसी भी बिल को प्रेजेंट करने से पहले और उसको लॉ बनाने से पहले जो कैबिनेट है वो इन सब चीजों को उसको कंसिडर करना पड़ता है कि क्या उसको बैकलैश जो है वो मिलेगा पब्लिक से, सिटीजन से, या फिर सिटीजन उसको सपोर्ट करेंगे। जो बाकी पार्टीज हैं उनसे जो अगर कोलिशन गवर्नमेंट है तो बाकी पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी जो चीजें इनको ध्यान में रखने के बाद ही पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो कोई भी लॉ जो है उसको एनेक्ट करती है। अगर एक बार कैबिनेट अप्रूव कर देता है कोई भी पॉलिसी बिहाइंड द लेजिस्लेशन, उस लॉ को लाने के पीछे क्या पॉलिसी है, अगर उसको जो कैबिनेट है वो अप्रूव कर देता है,
के बाद जो 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 टास्क है ड्राफ्ट करने का, यानी कि बिल को तैयार करने का, वो ड्राफ्टिंग द लेजिस्लेशन यानी कि उसी लॉ को, उसी बिल को, वो शुरू हो जाता है। जो ड्राफ्ट किसी भी बिल का जो ड्राफ्ट है, ये प्रिपेयर किया जाता है बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री। यानी कि कोई ऐसा बिल अगर आ रहा है जो कि डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री देखेगी। अगर कोई टेक मनी बिल या कोई टैक्सेशन से रिलेटेड कोई बिल आ रहा है, तो उसको हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो देखेगी। अगर कोई ऐसा बिल जो हमारे एजुकेशन में कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है, तो हमारी उसकी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो जो कंसर्न मिनिस्ट्री है हमारी, वो उस बिल का ड्राफ्ट तैयार करेगी। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई ऐसा बिल जो रेज करना चाहता है मैरिजेबल एज, गर्ल्स की शादी की एज उसको 18 से बढ़ाकर अगर कोई बिल 21 करना चाहता है, तो ये बिल प्रिपेयर किया जाएगा बाय द लॉ मिनिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री जो है इस चीज से रिलेटेड, इस ये जो एज बढ़ाने का जो काम है, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो लॉ मिनिस्ट्री जो है ये काम देखेगी इसका। कंसर्न मिनिस्ट्री जो है, ये हमारी लॉ मिनिस्ट्री जो है, वो इस बिल का ड्राफ्ट जो है तैयार करेगी। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर जो है, वो उसको भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं इस चीज में, क्योंकि ऑफकोर्स ये जो बिल है वो गर्ल्स की एज को बढ़ाना चाहता है, तो इसमें विमेन भी इंक्लूडेड है, चाइल्ड। तो तो इसमें जो हमारी मिनिस्ट्री है ऑफ विमेन एंड चाइल्ड, वो भी जो है चाइल्ड वेलफेयर जो है, वो इसमें इन्वॉल्व की जा सकती है, या फिर उनका भी जो सजेशन है वो लिए जा सकते हैं। विद इन द पार्लियामेंट अगर एक बिल की बात करें, तो बिल में बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा और राज्यसभा बाय अ मेंबर ऑफ द हाउस। अब कोई भी मेंबर जो है उस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, लोकसभा में भी या फिर राज्यसभा में भी। अगर वो मेंबर लोकसभा का है तो वो मेंबर लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेगा, अगर वो मेंबर राज्यसभा का है तो वो उस बिल को वो मेंबर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बट ऑफन अ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट इंट्रोड्यूसेस द बिल। या पर ज्यादातर देखने को मिलता है कि कोई वो मिनिस्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो इंट्रोड्यूस करते हैं बिल। यानी कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली ये बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि मैरिजेबल जो एज है वो इंक्रीज करना चाहती है गर्ल्स की, फ्रॉम 18 टू 21। तो ये जो बिल है, ये हमारे कंसर्न जो मिनिस्टर हैं, ये इंट्रोड्यूस करेंगे। ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। जो मनी बिल है कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। ये हमने पढ़ा है कि जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही इनिशिएट होता है, वहीं पे ओरिजिनेट होता है, तो वहीं पे हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वंस पास देयर, वहां से एक बार पास होने के बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, मनी बिल को। ठीक है, राज्यसभा उसको रिकमेंडेशन दे सकती है लोकसभा को उससे रिलेटेड, पर मनी बिल को लेके राज्यसभा के सिर्फ बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रूल्स होते हैं। ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ लिया है। तो आपको अगर मनी बिल से रिलेटेड कुछ भी देखना है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। A large part of the discussion on the bills takes place in the committees। जो कमिटी कंसर्न कर, जैसे कि हमने बताया, सेलेक्ट कमिटी होती है या फिर हमारी जॉइंट कमिटी होती है, और भी हमारी कमिटीज जो है उनको बिठाई जाती है उस पर्टिकुलर बिल, और उस कमेटी में जो है उस बिल से रिलेटेड काफी सारा डिस्कशन जो है वो उसी कमेटी में हो जाता है, और वो कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है वो तैयार करती है। उस रिपोर्ट में जो कमेटी है वो अपने जो पीपल्स है, जो सिटीजन है, उनके भी इनपुट्स लेती है और उस हिसाब से अपनी रिपोर्ट जो है तैयार करती है। जो रिकमेंडेशन है हमारी कमेटी की, वो उसके बाद भेजी जाती है हाउस में। ठीक है, ये जो कमिटीज है इसीलिए हम इनको बोलते हैं मिनिएचर लेजिस्लेचर्स, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस जो है वो तो हमारी कमेटी में ही हो जा रहे हैं, और इसीलिए इसको, और कमेटी ही जो भी रूल है, जो भी लॉ है, उसको बनाने के लिए कमेटी ही काफी जो है वो स्टेप्स लेती है। तो इसको हम लोग मिनिएचर लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, और कमेटी भी एक उसी का हिस्सा है। कमेटी भी लॉ ही बना जब लॉ के ऊपर ही डिस्कशन कर रही है, बिल के ऊपर ही डिस्कशन कर रही है, उसका ड्राफ्ट तैयार कर रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिनिएचर लेजिस्लेचर। जो सेकंड स्टेज होती है लॉ मेकिंग प्रोसेस में, ये है हमारी सेकंड स्टेज लॉ मेकिंग प्रोसेस की। जो बिल है वो कमेटी के पास भेजा जाएगा। सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी मिनिस्टर के द्वारा, ये हमारी, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी हाउस में। उसके बाद वो फर्स्ट प्रोसेस हो गई हमारी। उसके बाद उस बिल को उसके बाद जो हमारी सेकंड प्रोसेस वो ये है कि उस बिल को जो है किसी भी कमेटी को रेफर किया जाता है। ठीक है, और वो जो कमेटी है फिर वो उस पर डिस्कशन करती है, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में पेश करती है। तो ये हमारी सेकेंड स्टेज है लॉ मेकिंग प्रोसेस की। अगर हम थर्ड और फाइनल स्टेज की बात करें, तो जो बिल है उसके ऊपर फिर वोटिंग होती है। अगर नॉन मनी बिल को पास करना है, अगर जो हमारा नॉन मनी बिल है अगर वो पास हो जाता है एक हाउस से, तो उसके बाद उसको भेजा जाता है दूसरे हाउस में, और उस हाउस में भी वो एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, एक हाउस में पास होने के बाद जो नॉन मनी बिल है वो दूसरे हाउस में जाता है, वहां पे भी एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो की जाती है, वहां पे भी वोटिंग होती है उस बिल के ऊपर।
हमें पता है कि जो बिल है उसको ज़रूरी है कि वो दोनों हाउसेस से पास हो उसकी फॉर इनैक्टमेंट। उसको लॉ, अगर किसी बिल को हमें लॉ बनाना है तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो दोनों हाउसेस से पास हो। अगर डिसएग्रीमेंट देखने को मिलता है किसी दोनों हाउसेस के बीच में किसी भी प्रपोज्ड बिल को लेके, तो किया जाता है कि ये जो डिसएग्रीमेंट है इसको रिजॉल्व किया जा सके थ्रू जॉइंट सेशन, यानी कि दोनों की जॉइंट सिटिंग होती है उसके थ्रू ये जो डिसएग्रीमेंट है, ये जो डेडलॉक है उसको रिजॉल्व किया जा सके through joint session of parliament. In the few instances when joint sessions of the parliament were called to resolve a deadlock, यानी कि किसी भी डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे इंस्टेंसेस जिसमें जॉइंट सेशन को बुलाया गया, जो डिसीजन है ये हमेशा जो है लोकसभा के ही फेवर में जाता है। मैंने आपको बताया कि भले ही जॉइंट सेशन बिठाया जाता है, भले ही दोनों पार्टीज को दोनों हाउसेस को बुलाया जाता है, बट जो जो जीतता है वो तो लोकसभा ही होता है, यानी कि लोकसभा के फेवर में ही जो है वो डिसीजन जाता है, क्योंकि लोकसभा के पास सबसे काफी सीट्स होती है। लोकसभा तो इसीलिए जो अगर लोकसभा उस बिल के फेवर में है तो चांसेस यही हैं, क्योंकि कि वो जो बिल है वो जो लोकसभा का जो डिसीजन है वही कंसिडर किया जाएगा और लोकसभा के फेवर में ही वो जो बिल है वो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें मनी बिल की, तो जो मनी बिल है वो राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस। या तो वो अप्रूव कर सकती है बिल को, मनी बिल को, या फिर वो चेंजेस सजेस्ट कर सकती है, पर वो रिजेक्ट नहीं कर सकती बिल को। ठीक है, अगर राज्यसभा कोई भी एक्शन नहीं लेती है 14 डेज के अंदर, तो जो बिल है उसको पास्ड मान लिया जाता है। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बता चुकी हूँ मैं कि 14 डेज के अंदर अगर राज्यसभा कोई एक्शन नहीं लेती है तो उस बिल को पास मान लिया जाता है। अमेंडमेंट्स टू द बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा, जो अमेंडमेंट्स यानी कि जो रिकमेंडेशंस राज्यसभा देती है मनी बिल के केस में, या तो लोकसभा के ऊपर है, या तो लोकसभा उसको एक्सेप्ट कर सकती है या फिर लोकसभा उसको रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, ये लोकसभा इज द वन हु विल डिसाइड कि उसको एक्सेप्ट करना है उन रिकमेंडेशंस को, या फिर उनको उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये लोकसभा का अपना डिसीजन होता है। अब हम बात करते हैं, अगर वो पास व्हेन अ बिल इज पास बाय बोथ द हाउसेज, यानी कि अगर जो बिल है वो दोनों हाउसेज से पास हो गया है, उसके बाद उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है फॉर हिज एसेंट, यानी कि प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करते हैं। जो एसेंट है प्रेसिडेंट का वो रिजल्ट करता है इन द इनेक्टमेंट ऑफ द बिल इनटू द लॉ, यानी कि प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद वो जो बिल है वो फाइनली लॉ बन जाता है। आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, जो आर्टिकल 109 है, इट कंटेन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। अब मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब राज्यसभा। तो वही हमारा आर्टिकल 109 यही कहता है कि जो मनी बिल है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यही हमारा जो है आर्टिकल 109 कहता है कि हमारा जो मनी बिल है वो राज्यसभा में या फिर यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स दोनों एक ही हैं, उसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ लोकसभा में यानी कि हाउस ऑफ पीपल में ही इंट्रोड्यूस होगा। चलिए ये हम लोगों ने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो कैसे कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करें तो जो एग्जीक्यूटिव है इज ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी और अ कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट हैज अ मेजोरिटी इन लोकसभा, यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उस पार्टी की बनती है जिसके पास मेजोरिटी होती है। ठीक है, जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी होती है उस पार्टी की जो सरकार है वो बनती है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हमारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने वाली जो हमारी मशीनरी होती है, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारी कैबिनेट होती है। ठीक है, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं प्लस हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये हमारी एग्जीक्यूटिव होती है। तो जो एग्जीक्यूटिव है ये उस पार्टी से बनती है जिसके पास मेजोरिटी होती है, या फिर उस कोलिशन पार्टी से मिलके बनती है जिसके पास मेजोरिटी होती है इन द लोकसभा। ठीक है, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के लिए डिफिकल्ट नहीं है कि वो एक्सरसाइज करे अनलिमिटेड पावर्स और आर्बिट्रेटरी पावर्स विद द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी पार्टी। अगर मेजोरिटी पार्टी का सपोर्ट है एग्जीक्यूटिव के पास तो एग्जीक्यूटिव जो है एक डिक्टेटर की तरह भी वो बिहेव कर सकती है, वो अनलिमिटेड पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी का सपोर्ट है।
ऐसे सिचुएशन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो स्लिप हो सकती है इनटू कैबिनेट डिक्टेटरशिप, यानी कैबिनेट डिक्टेटरशिप मतलब जो हमारे एग्जीक्यूटिव है उसकी डिक्टेटरशिप में वो कन्वर्ट कर सकती है। हमारी एग्जीक्यूटिव जो है वो तानाशाही कर सकती है, एक तानाशाह सरकार बन सकती है। वेयर द कैबिनेट लीड्स एंड द हाउस मेयरली फॉलोज, जहाँ पे जो हमारी कैबिनेट है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो लीड करती है और जो हाउस है वो सिर्फ फॉलो करता है उस चीज को। अगर जो हमारी पार्लियामेंट एक्टिव है और वो विजिलेंट है और अगर वो रेगुलर एंड इफेक्टिव चेक रखती है हमारे एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तो ये चीज को हम रोक सकते हैं और हम अपने एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। वो जो बेसिक चीज है वो ये है कि जो पावर है और जो फ्रीडम है लेजिस्लेचर्स का एज पीपल, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, वो all that to them all is the power and freedom of the legislatures as people's representatives to work effectively and fearlessly। legislatures के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों के representative होने के नाते कि वो fearlessly काम करें और effectively काम करें। वो एग्जीक्यूटिव से डर के कोई भी डिसीजन ना ले, वो इफेक्टिवली और फियरलेसली जो है वो अपना काम करे। लेजिस्लेचर वो एक प्रॉपर चेक जो है वो हमारी एग्जीक्यूटिव के ऊपर बना के रखे, उस एक इफेक्टिव चेक रखे और वो हमारे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करे, उसको अकाउंटेबल होल्ड करे। फॉर इंस्टेंस अगर कोई भी एक्शन जो है कैन बी टेकन अगेंस्ट अ मेंबर, यानी कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है किसी भी मेंबर के ऊपर अगर वो फॉर वट एवर द मेंबर मे हैव सेड इन द लेजिस्लेचर, यानी कि अगर उस मेंबर ने कुछ भी, कोई भी मेंबर हो इन जनरल, अगर हमारे पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर हो तो उसके ऊपर हम एक्शन नहीं लिया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दैट मेंबर हैज सेड इन द लेजिस्लेचर। उस लेजिस्लेचर में उस मेंबर ने कुछ भी कहा है उसके ऊपर जो है वो कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। इसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ये इसलिए है ताकि हम जो मेंबर्स है उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। जो मेंबर्स है वो ऐसा नहीं कि वो डर जाए हमारी एग्जीक्यूटिव से और वो कुछ कहें ही ना, तो वो डरे नहीं एग्जीक्यूटिव से, वो फियरलेसली स्टैंड ले सके अपना और उनके अगेंस्ट पार्लियामेंट में कह सके। इसीलिए भी कोई भी एक्शन जो है लेजिस्लेचर में मेंबर्स के खिलाफ नहीं लिया जा सकता। इसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लेजिस्लेचर का, उसके पास फाइनल पावर्स होती है ये डिसाइड करने में कि जो मेंबर है उसने क्या ब्रीच किया है प्रिविलेज का या फिर नहीं। ये डिसाइड करने का जो फाइनल पावर्स होती है वो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। लेजिस्लेचर की यानी कि सॉरी हमारे लोकसभा के केस में जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो हैं हमारे स्पीकर। तो स्पीकर के पास ये अथॉरिटी होती है ये देखने की कि जो मेंबर ने वो जो कहा है किसी भी मेंबर ने, क्या वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है या फिर नहीं है। ये जो फाइनल पावर्स होती है उस पर डिसाइड करने की वो हमारे स्पीकर के पास है लोकसभा के केस में। और वहीं पे राज्यसभा के केस में हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो हमारे चेयरमैन है और हमारे चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। जो मेन पर्पस होता है हम ऐसे प्रिविलेजेस का ये है कि जो मेंबर्स हैं उनको, मेंबर्स जो है हमारे लेजिस्लेचर के, उनको इनेबल किया जाए कि वो रिप्रेजेंट करें लोगों को और एक्सरसाइज करें इफेक्टिव कंट्रोल ओवर ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक इफेक्टिव कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला, ताकि वो डर के वो फियरलेसली अपना स्टैंड ले सकें, वो एग्जीक्यूटिव से डरे नहीं। इसके लिए ये जो पावर्स हैं ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है ये जो है ये मेंबर्स को दिया गया है। जो पार्लियामेंट है कैसे जो है एक्सरसाइज कर सकती है ये कंट्रोल, क्या मीन्स हैं जो कि अवेलेबल हैं पार्लियामेंट के पास। जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है क्या वो सक्सेसफुल हुआ है एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस को कंट्रोल करने में, या फिर एग्जीक्यूटिव जो है वो तानाशाह ना बने, वो डिक्टेटर ना बने, उसको कम कर, ये चेक करने के लिए क्या हमारा जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है वो सक्सेसफुल रहा है इन कर्बिंग एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस। तो ये चीजें जो हैं ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे सामने आते हैं। अब हम बात करते हैं क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल के। तो हम देखते हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट है वो कैसे कंट्रोल करता है, हाउ डज द पार्लियामेंट एक्सरसाइज सच कंट्रोल। तो ये चीज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो कैसे इफेक्टिवली कंट्रोल करता है हमारे एग्जीक्यूटिव को। तो हम देखते हैं क्या इंस्ट्रूमेंट्स है पार्लियामेंट्री कंट्रोल के। जो लेजिस्लेचर होता है इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो इंश्योर करता है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल हो। ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योर करता है हमारा पार्लियामेंट एट वेरियस स्टेजेस, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और पॉलिसी एंड ड्यूरिंग एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। यानी कि किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी जो है वो हमारा पार्लियामेंट देखता है कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो
प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं, प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, और उसको अकाउंटेबल होल्ड करता है। हमारा जो एग्जीक्यूटिव है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो है वो इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो फॉलो करता है। लेजिस्लेचर डज दिस थ्रू वेराइटी ऑफ डिवाइसेस। कई सारे डिवाइसेस से जो हमारा लेजिस्लेचर है वो एक इफेक्टिव कंट्रोल बना के रखता है हमारे एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तो देखते हैं वो क्या क्या है। डेलिबरेशन एंड डिस्कशन, अप्रूवल या फिर रिफ्यूजल ऑफ लॉज, फाइनेंशियल कंट्रोल और नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये जो 4 चीजें हैं इसके ऊपर हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डेलिबरेशन एंड डिस्कशन। जो लॉ मेकिंग प्रोसेस के दौरान जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर के, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो प्रॉपरली डेलिबरेट कर सके किसी भी पॉलिसी के ऊपर, जो भी पॉलिसी हमारी एग्जीक्यूटिव लेकर आ रही है उसके ऊपर, और उन वेज के ऊपर जिससे वो पॉलिसीज जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि प्रॉपर वो डिस्कस करें, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो लोग हमारे एग्जीक्यूटिव से कि वो जो पॉलिसीज हैं वो क्यों लेकर आना चाह रहे हैं, उसके पीछे उनका क्या एजेंडा है और वो किस तरीके से उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर हमारे लेजिस्लेचर के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सवाल जवाब कर सकते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव से। डेलिबरेटिंग ऑन बिल्स के अलावा कंट्रोल जो है उसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं जनरल डिस्कशंस इन द हाउस के साथ से भी। हम लोग जो जनरल डिस्कशंस होते हैं हाउस में, उस दौरान भी हम जो हमारी लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। जो क्वेश्चन आर होते हैं विच इज हेल्ड एवरी डे, जो हर डेली होते हैं ड्यूरिंग द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के सेशंस के दौरान जो क्वेश्चन आर्स होते हैं वो डेली होते हैं। और इस दौरान जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उस केस में जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि रेज किए गए हैं बाय द मेंबर्स। 0 आवर्स भी होता है, 0 आवर में जहाँ पे जो हमारे मेंबर्स हैं वो फ्री होते हैं कि वो रेज कर सकते हैं क्वेश्चंस किसी भी मैटर पे जो उनको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। मिनिस्टर्स बाउंड नहीं होते रिप्लाई करने को, यानी कि जरूरी नहीं कि मिनिस्टर्स उस पर रिप्लाई करें। मिनिस्टर्स चाहे तो रिप्लाई कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते रिप्लाई। पर हमारे जो जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के, वो किसी भी ऐसे मैटर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो उनको लगता है वो ज़रूरी है। जो अभी अगर प्रेज़ेंट में अगर हमारी कंट्री में अगर कुछ चल रहा है कोई ऐसी, तो उससे रिलेटेड भी हमारे जो मिनिस्टर्स हैं क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा मणिपुर में काफ़ी मणिपुर क्राइसिस हमें देखने को मिली, तो उससे रिलेटेड जो हमारे मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हमारी एग्जीक्यूटिव उसको कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स उठा रही है और वो कितना इफेक्टिव है। जो हमारी एग्जीक्यूटिव उसको कंट्रोल करने के लिए, मणिपुर क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए हमारी कितना इफेक्टिवली हमारी एग्जीक्यूटिव काम कर रही है। तो इससे रिलेटेड भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो मेंबर्स हैं वो कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं जरूरी नहीं है कि वो रिप्लाई करें, या तो वो रिप्लाई कर सकते हैं या फिर वो नहीं कर सकते, ये उनके ऊपर है। हाफ एन आवर डिस्कशन होता है ऐसे मैटर्स पे जो कि हमारे पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है। तो पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मैटर्स पे जो है हाफ एन आवर डिस्कशन भी होता है। एडजॉर्नमेंट मोशन और अलग बाकी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं हमारी एग्जीक्यूटिव को। तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो इन सभी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारी डिवाइसेस है, इनके थ्रू हम एक इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकती है हमारी एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो है उनके ऊपर नजर रखने का और उनको कंट्रोल करने का। उनसे सवाल जवाब करना जो है, जो हमारा क्वेश्चन आवर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये सबसे इफेक्टिव तरीका होता है उनको कंट्रोल करने का। जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है क्वेश्चन आवर में, और सबसे ज्यादा जो अटेंडेंस देखने को मिली है वो इसी टाइम पे देखने को मिलती है। यानी कि अटेंडेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे पार्लियामेंट में कितने क्वेश्चन आवर के दौरान सबसे ज्यादा मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज्यादा मेंबर्स जो है पार्लियामेंट में वो क्वेश्चन आवर के दौरान ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के, उन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया है इन क्वेश्चन आवर, और उन तो इसी और काफी उसमें वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। जो काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं वो एम करते हैं एलिसिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सच एज प्राइस राइज, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, एट्रोसिटीज ऑन वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, राइट्स, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा। मतलब इन क्वेश्चंस के जवाब जानने के पीछे जो है काफी सारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो जवाब जानने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ही होते हैं कि भाई प्राइस जो है, महंगाई बढ़ रही है। तो ज्यादातर जो अपोजिशन है उसका तो यही क्वेश्चन होता है कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है, आप लोग महंगाई को कम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, आप इफेक्टिवली उसकी
तरफ काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जो फूड ग्रेन्स है वो सबको अवेलेबल क्यों नहीं है? ये वीकर, हम आए दिन न्यूज में पढ़ते हैं कि जो वीकर सेक्शंस है उनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, इतनी एट्रोसिटीज हो रही हैं, तो इसको आप इफेक्टिवली क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? क्यों नहीं आप ऐसे लॉज लेकर आ रहे हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके? ये जो रायट्स हैं, जो इतने दंगे हो रहे हैं, इनको आप क्यों नहीं कम कर रहे हैं? ये जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है चीजों की, इन पे आप क्या एक्शन ले रहे हैं? अगर आप क्या एक्शन ले रहे हैं, और अगर नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारी पार्लियामेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो पूछते हैं, हमारी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, जो एमपीज हैं, वो पूछते हैं हमारे मिनिस्टर्स से क्वेश्चन आवर के दौरान। ये जो हमारे मेंबर्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो क्रिटिसाइज कर सके गवर्नमेंट को, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, आप लोग महंगाई को कम नहीं कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे एमपीज हैं, वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, उसको उससे रिलेटेड वो बात कर सकते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, या मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे जो सड़कें बिल्कुल अच्छी नहीं है, वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट जब से पावर में आई है, तब से वहाँ पे जो जो एक्सीडेंट्स का जो रेट है वो और 15% बढ़ गया है। तो आपने और जो रोड्स की जो हालत है वो और ज्यादा खराब हो चुकी है। तो आप उसको लेकर क्या काम कर रहे हैं? आप क्या एक्शंस ले रहे हैं? हमें तो कोई भी एक्शन आप लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं? तो इस तरीके से जो हमारी जो एमपीज हैं वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं हमारे पार्लियामेंट को, और क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हुए उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको भी वो हमारे एग्जीक्यूटिव के सामने रख सकते हैं। जो डिस्कशंस होते हैं क्वेश्चन आवर्स के दौरान, वो इतने ज्यादा हीटेड होते हैं कि ये अनकॉमन नहीं है कि हम मेंबर्स को देखें कि वो अपनी आवाज बढ़ा देते हैं, मतलब तेज आवाज में बोलना, और वॉक टू द वेल ऑफ द हाउस और वॉक आउट इन प्रोटेस्ट टू मेक देयर पॉइंट। वॉक टू द वेल यानी कि अपनी सीट से खड़े होके स्पीकर के सामने, जो हमारे स्पीकर जहाँ पे बैठते हैं उसके सामने एक खाली जगह होती है, जहाँ पे जाके हमारे ये बताने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि वो अपनी असहमति दिखाने के लिए कि वो डिससेटिस्फाइड है या फिर अनसेटिस्फाइड है वो लोग, हमारे एग्जीक्यूटिव से, ये दिखाने के लिए जो हमारे मेंबर्स हैं वो ये जो वेल है यहाँ पे जाके खड़े हो सकते हैं। यानी कि ये एक नॉर्मल एरिया होता है, खाली एरिया होता है, जो कि हमारे स्पीकर के सामने होता है, स्पीकर की टेबल की, जहाँ पे हमारे स्पीकर बैठते हैं उसके सामने एक एरिया होता है जहाँ पे जाके खड़े हो सकते हैं हमारे इन प्रोटेस्ट जताने के लिए, या फिर अपना डिससेटिस्फेक्शन दिखाने के लिए, जो है हमारे जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो जाके खड़े हो सकते हैं वहां पे, और वो वॉकआउट कर सकते हैं, यानी कि वो जो है हमारा पार्लियामेंट छोड़ के जा सकते हैं। तो ये सब एक इनका एक तरीका होता है इन मेंबर्स का, कि वो अपना डिससेटिस्फेक्शन जो है वो शो कर सके एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, ये रिजल्ट करता है इन कंसिडरेबल लॉस ऑफ लेजिस्लेटिव टाइम। ये यहाँ पे जाके खड़े होना, और या फिर पार्लियामेंट से चले जाना, ये सब चीजें, जो ये अपनी वॉइस रेज करना और आपस में फालतू की बहस करना, ये सब जो एक फिश मार्केट बना देना पार्लियामेंट को, ये जो पार्लियामेंट का जो एक कीमती समय होता है उसका ये लॉस हो जाता है। ठीक है, कंसिडरेबल लॉस होता है ये पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेटिव जो टाइम होता है उसका। और एट द सेम टाइम हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो एक्शंस होते हैं, कई सारे जो एक्शंस होते हैं, ये पॉलिटिकल टेक्निक्स होती हैं टू गेन कंसेशंस फ्रॉम गवर्नमेंट, एंड इन द प्रोसेस फोर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। एग्जीक्यूटिव को अकाउंट करने के लिए, या और गवर्नमेंट से कुछ कंसेशंस गेन करने के लिए, ये पॉलिटिकल टेक्निक्स होती हैं लोगों की। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि सच में अपना डिससेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं। कभी कभी लोग अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए भी ये सारी चालें चलते हैं, जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है। अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज। ठीक है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो एक्सरसाइज किया जाता है थ्रू इट्स पावर ऑफ रेटिफिकेशन। जो एक बिल है वो लॉ तब बनता है विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज यानी कि किसी भी लॉज को रिलेटेड हमारा जो लेजिस्लेचर है उसको असहमति देनी पड़ती है, उसको रेटिफाई करना पड़ता है, उसको उसको उन लॉज को अप्रूव करना पड़ता है, मेजोरिटी सपोर्ट होना चाहिए उस लॉ से रिलेटेड, तभी उस बिल से रिलेटेड, तभी वो बिल लॉ बन पाता है। तो पार्लियामेंट जो है वो अपना जो कंट्रोल बना के रख सकती है इस प्रोसेस में। एक बिल जो है वो तभी लॉ बनता है जब हमारी पार्लियामेंट जो है उसको अप्रूव कर दे। एक गवर्नमेंट जो है जिसके पास सपोर्ट होता है डिसिप्लिन मेजोरिटी का, उसके पास ये डिफिकल्टी नहीं होती है कि वो लेजिस्लेचर का अप्रूवल ले। अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट है जिसके पास 300 प्लस सीट्स हैं, वह हमारी लेजिस्लेचर में हमारी लोकसभा में 543 सीट्स होती है, अगर उसमें से 300 प्लस सीट्स जो है
300 प्लस सीट्स जो है अगर हमारी गवर्नमेंट के पास है, जो रूलिंग पार्टी अगर उसके पास 300 से ज्यादा सीट्स है, यानी कि मेजोरिटी सीट्स तो हमारी रूलिंग की पार्टी के पास ही है, तो उसको जो है वो इतनी दिक्कत इसका सामना नहीं करना पड़ता है किसी भी बिल को पास कराने के लिए। पर अगर ठीक है, गवर्नमेंट दैट हैज अ सपोर्ट ऑफ डिसिप्लिन मेजोरिटी, यानी कि काफी ज्यादा मेजोरिटी का सपोर्ट है अगर उनके पास, तो उनको डिफिकल्टी नहीं होती है लेजिस्लेचर का अप्रूवल के लिए। और ऐसे अप्रूवल्स जो है इनको हम, लेकिन हम इनको ग्रांटेड नहीं ले सकते। दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इंटेंस बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी और कोलिशन पार्टीज एंड इवन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। यानी कि ये जो अप्रूवल्स है, जो कि अप्रूवल्स हमें देखने को मिलते हैं कि अगर ये काफी ज्यादा बार्गेनिंग नेगोशिएशंस, अगर कोलिशन पार्ट गवर्नमेंट है तो उस केस में तो भाई काफी दिक्कत होती है, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टनर्स को एक जनरल उनका जनरल एग्रीमेंट होना चाहिए। सारे पॉलिटिकल पार्टनर्स से पहले डिस्कशन किया जाता है, अगर वो कंसिडर करते हैं, अगर वो अपना अप्रूवल देते हैं, तभी वो बिल लॉ बनता है। उन सभी की सहमति बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है और इसके लिए काफी नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं, काफी ज्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद वो लॉ जो है वो पास होता है, और उसके बाद वो लॉ जो है वो बिल बनता है। तो ये जो चीज है इसको हमें इतना ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जो काफी अपोजिशन से भी इवन जो है, उस अपोजिशन से भी काफी नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं और बार्गेनिंग करनी पड़ती है। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास मेजोरिटी है लोकसभा में, और अगर राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, जैसे कि हमारी जनता पार्टी के साथ हुआ 1977 में, और हमारी एनडीए के साथ हुआ 2000 में, कि जो हमारी जो सरकार है उसके पास लोकसभा में तो मेजोरिटी है पर राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, तो जो गवर्नमेंट है उसको विल बी फोर्स्ड कि वो सब्सटेंशियल कंसेशंस बनाए ताकि अप्रूवल मिल सके उसको बोथ द हाउसेस को। अगर लोकसभा में मेजोरिटी है तो लोकसभा से तो वो बिल पास हो जाएगा, पर क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में सॉरी राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, तो राज्यसभा में वो बिल पास करने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए उनको काफी ज्यादा सब्सटेंशियल कंसेशंस देने पड़ते हैं ताकि वो दोनों हाउसेस का अप्रूवल ले सके। उनको काफी ज्यादा बिल में जो है चेंजेस लाने पड़ते हैं ताकि वो राज्यसभा, ताकि वो मेजोरिटी को सेटिस्फाई कर सके, और इस हिसाब से उनको फिर सब्सटेंशियल कंसेशंस जो है लेकर आने पड़ते हैं। कई सारे जो बिल्स हैं जो कि जैसे कि लोकपाल बिल, वो फेल हो गए, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 वो रिजेक्ट कर दिए गए राज्यसभा से। क्यों? क्योंकि लोकसभा के पास तो वो रूलिंग पार्टी की लोकसभा में तो मेजोरिटी थी, पर राज्यसभा में क्योंकि मेजोरिटी नहीं थी, तो लोकसभा से तो वो बिल पास हो गए पर राज्यसभा से नहीं हो पाए, और वो जो बिल है वो फेल कर दिए गए, वो फेल हो गए। ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल, ऐसे जैसे कि हमने ऊपर बात की, जो एज मेंशन अर्लियर पहले भी हम लोगों ने किया, कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो कोई भी जो पॉलिसीज या कोई भी प्रोग्राम्स जो हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज यानी कि जो पैसे हैं वो ग्रांट किए जाते हैं बाय द बजट। यानी कि जो बजट है वो हमारी सरकार लेकर आती है, वो पार्लियामेंट में पेश करती है, और उस बजट में वो बताती है कि वो अपनी क्या क्या प्रोग्राम्स उनको इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या पॉलिसीज लेकर आनी है, और उसमें कितना कितना खर्चा होगा और कितनी कितनी रिसोर्सेज की जरूरत है। तो वो बजट के अनुसार उनको जो है रिसोर्सेज ग्रांट की जाती है। जो प्रिपरेशन और जो प्रेजेंटेशन है बजट फॉर द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट का, कि जो बजट है अगर वो प्रेजेंट कर रही है या है लोकसभा में या फिर मतलब लेजिस्लेचर में, वो जो बिल है उसको प्रेजेंट किया गया है, तो उसके ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है हमारी एग्जीक्यूटिव का, कि वो वहां से अप्रूव होना चाहिए, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द लोगों का अप्रूवल होना चाहिए लेजिस्लेचर में उस पर्टिकुलर बजट को लेके। ये जो ऑब्लिगेशन ये अलाउ करता है लेजिस्लेचर को, कि वो हमारी लेजिस्लेचर को ये अलाउ करता है कि वो कंट्रोल कर सके हमारी गवर्नमेंट को। ठीक है। अगर वो बिल है अगर वो पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है। अगर वो जो बजट है अगर उसको अप्रूवल नहीं मिला मेजोरिटी का, लेजिस्लेचर का अगर अप्रूवल नहीं मिला तो सरकार गिर जाती है। जो लेजिस्लेचर है वो रिफ्यूज कर सकती है रिसोर्सेज देना टू द गवर्नमेंट, जो रिसोर्सेज ग्रांट करने से वो हमारी जो लेजिस्लेचर है वो मना कर सकती है। ये जो है ये काफी कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ऑर्डिनरी अगर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट के पास सपोर्ट होता है मेजोरिटी का पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और क्योंकि मेजोरिटी का सपोर्ट होता है तो मेजोरिटी उस बजट को सपोर्ट कर देती है, तो रिसोर्सेज तो ग्रांट हो ही जाती हैं। तो ये चीज काफी कम देखने को मिलती है। नेवरदलेस बिफोर ग्रांटिंग मनी द लोकसभा कैन डिस्कस द रिसोर्सेज फॉर विच द गवर्नमेंट रिक्वायर्स, मतलब फॉर विच द गवर्नमेंट रिक्वायर्स मनी, यानी कि मनी देने से, ग्रांटिंग मनी यानी कि पैसे ग्रांट करने से पहले जो हमारी लोकसभा है वो डिस्कस कर सकती है वो सारे रीजंस
जिसके पीछे जो गवर्नमेंट है उसको पैसे चाहिए, तो क्या क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, वो पॉलिसीज क्या क्या चेंजेस लेकर आएगी, क्या वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर, क्या वो मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए वो किस तरीके से वो काम करने वाली है, तो इन सब के ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है पैसे ग्रांट करने से पहले। इट वो हमारी जो लेजिस्लेचर वो इंक्वायर कर सकती है कि इनटू केसेस, उन केसेस में जहाँ पे मिसयूज देखने को मिला है, हमारे फंड जो फंड्स है उनका मिसयूज देखने को मिला है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यानी कि हमारे जो सीएजी है, हमारे जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जो ऑडिट करते हैं हमारे जो सरकार के जो फंड्स होते हैं उनको ऑडिट करते हैं, तो उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये देख, और वो बताते हैं कि कितना फालतू का खर्चा किया है सरकार ने, या कितना जो फंड्स है उनको मिसयूज किया है। तो उनकी जो रिपोर्ट जो निकलती है साल के एंड में, जो सीएजी की जो अपनी रिपोर्ट निकालते हैं, उस रिपोर्ट के अनुसार जो है हमारी जो लेजिस्लेचर है वो क्रिटिसाइज कर सकती है गवर्नमेंट को, और वो पता कर सकती है कि इतना ज्यादा मिसयूज जो है फंड्स का देखने को मिला है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उस हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसकी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को एज बेस मान के जो है उस रिपोर्ट में जो भी चीजें मेंशन की गई हैं गवर्नमेंट के फंड्स की स्पेंडिंग से रिलेटेड, उस रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, हमारी जो लेजिस्लेचर है, वो इंक्वायर कर सकती है उन केसेस में जहाँ पे उनको मिसयूज देखने को मिला है फंड्स का। ठीक है, अब बात करते हैं हम लेजिस्लेटिव कंट्रोल की। जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है, ये सिर्फ एम नहीं होता है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि सिर्फ जो लेजिस्लेटिव है ये सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं करती है लेजिस्लेचर, ये कंसर्न होती है पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट जो कि रिफ्लेक्ट की गई है बजट में। यानी कि बजट साल साल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले हमारी सरकार जो बजट पेश करती है लेजिस्लेचर में, उस बजट में वो पॉलिसीज भी मेंशन करती है कि क्या क्या पॉलिसीज उनको लेकर आनी है, और क्या क्या जो हमारी गवर्नमेंट है वो आने वाले साल में क्या क्या चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाली है। तो उन पॉलिसीज से रिलेटेड भी हमारा जो लेजिस्लेचर है वो अपना कंसर्न शो करता है, जो कि बजट में मेंशन की गई है। थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल जो लेजिस्लेचर है वो उन पॉलिसीज को भी गवर्नमेंट की जो है उनको कंट्रोल करता है, और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की। जो सबसे पावरफुल वेपन होता है जो इनेबल करता है पार्लियामेंट को कि वो इंश्योर करे एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को, वो है हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके पास सपोर्ट होता है ऑफ इट्स पार्टी या फिर कोलिशन पार्टी का, यानी कि मेजोरिटी का अगर सपोर्ट होता है हमारी एग्जीक्यूटिव के पास लोकसभा में, तो उसके पास तो जो हमारी हाउस की जो पावर होती है जो टू डिसमिस द गवर्नमेंट, वो सब फिक्शनल बन जाती है रादर देन रियल। यानी कि अगर मेजोरिटी का सपोर्ट है भाई एग्जीक्यूटिव के पास, हमारी सरकार के पास, तो फिर तो उसको कोई भी हटा नहीं सकता। पर अगर हाउएवर आफ्टर 1989 के बाद हमने देखा कि काफी कोलिशन गवर्नमेंट्स देखने को मिली, और कई सारी गवर्नमेंट्स को जो है वो रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था हाउस का, यानी कि जो मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं था उनके पास। कोलिशन गवर्नमेंट में अगर जितने भी पॉलिटिकल पार्टनर्स मिलके उन्होंने सरकार बनाई है, अगर उनमें से कोई भी अपना सपोर्ट खींच लेता है या कोई भी उस कोलिशन से पीछे हट जाता है, तो जो मेजोरिटी का जो सपोर्ट है वो सरकार लूज कर देती है, और फिर जो है वो गिर जाती है। तो कई सारी गवर्नमेंट जो है उनको रिजाइन करना पड़ा। ईच ऑफ दीज गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो कॉन्फिडेंस है लोकसभा का वो खो दिया, बिकॉज दे फेल टू रिटेन द सपोर्ट ऑफ देयर कोलिशन पार्टनर्स। वही मैंने बताया जैसे कि जो कोलिशन पार्टनर्स का जो सपोर्ट है वो नहीं रख पाए, मेंटेन नहीं कर पाए, सपोर्ट को रिटेन नहीं कर पाए, इसलिए उनको रिजाइन करना पड़ा। अगर हम बात करें, जो पार्लियामेंट है वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है हमारे एग्जीक्यूटिव को, और इंश्योर करता है कि एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बने। इस तरीके से हमारी जो पार्लियामेंट है इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है हमारे एग्जीक्यूटिव को। ये काफी ज्यादा जरूरी है कि एक एडिक्वेट टाइम मिले एट द डिस्पोजल ऑफ हाउस। जो मेंबर्स हैं वो अगर इंटरेस्टेड हैं डिस्कशन में, और वो पार्टिसिपेट करें इफेक्टिवली, और उनकी विलिंगनेस हो टू कॉम्प्रोमाइज अमंग्स द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन। तो इसके लिए इट इज हाउएवर इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए ये जरूरी है कि एक एडिक्वेट टाइम जो है वो हाउस के पास होना चाहिए। ऐसे मेंबर्स जो कि इंटरेस्टेड हैं डिस्कशन में, और उनको वो पार्टिसिपेट कर पाए इफेक्टिवली, और देयर इज विलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज अमंग्स द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन। ठीक है, जो एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अमंग्स द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, कि गवर्नमेंट
जो है और जो अपोजिशन है, दोनों के जो मेंबर्स हैं उनमें वो लोग रेडी होने चाहिए कॉम्प्रोमाइज करने के पीछे। अगर अगर जो लोग हैं वो उनकी कोई सी पॉलिसी से खुश नहीं है, अगर वो नाखुश है, अगर वो डिससेटिस्फाइड है, तो गवर्नमेंट में ये विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ वो उनकी उनकी चीजों को भी, उनके जो पॉइंट्स हैं या वो जो कह रहे हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ चेंजेस जो है अपनी पॉलिसी में लेकर आए। तो एक कॉम्प्रोमाइज करने की जो भावना है वो हमारी सरकार में, इवन हमारी अपोजिशन में भी होनी चाहिए। ठीक है, कंसिडर करने की चीजों को, जो भी पॉलिसीज हैं या जो भी रिकमेंडेशंस मिल रहे हैं उनको कंसिडर करने की जो एक ये जो विलिंगनेस है, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट 2 डिकेड्स में देखने को मिला है कि ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिला है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो सेशंस होते हैं उनमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। और टाइम स्पेंट ऑन द डिबेट्स, डिबेट्स जो है एक बहुत ही ज्यादा जरूरी एक पार्ट है हमारी लोकसभा का और हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, हमारे पार्लियामेंट का ये बहुत ही जरूरी हिस्सा है, क्योंकि सारे मेंबर्स मिलकर डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और हमारी सरकार से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। और जो जितना समय स्पेंड किया गया है डिबेट्स में, उसमें 2 दशक में यानी कि 2 डिकेड्स में, लास्ट 2 डिकेड्स में उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है जो समय स्पेंड किया गया है डिबेट्स में। जो हाउस है पार्लियामेंट के हैव बीन प्लेग्ड बाय एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम मतलब कि मिनिमम परसेंट ऑफ लोग जिनकी रिक्वायरमेंट है उस सेशन को कंडक्ट कराने के लिए। अगर कोई सेशन पार्लियामेंट का अगर समन किया है हमारे प्रेसिडेंट में, तो एक कोरम मेंटेन करना जरूरी है कि हाँ भाई, अगर कोरम 10% है यानी कि 10% मेंबर्स तो आने ही चाहिए ऑफ द टोटल 543 मेंबर्स, उसमें से 10% मेंबर्स तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। अगर वो मिनिमम जो कोरम है अगर वो भी मेंटेन नहीं किया गया, और तो जो है फिर वो सेशन कंटिन्यू नहीं होता है। जो बॉयकॉट जो है सेशंस का बाय मेंबर्स ऑफ अपोजिशन, कई बार जो अपोजिशन है वो बॉयकॉट कर देती है सेशन को अपना डिससेटिस्फेक्शन शो करने के लिए, जो कि डिप्राइव करता है हाउस द पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव थ्रू डिस्कशन। अगर उन्होंने जो हमारी अपोजिशन है अगर उसने बॉयकॉट ही कर दिया सेशन को, तो जो सेशन के दौरान जब पार्लियामेंट मिलती है उस दौरान जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे, जो डिस्कशन होते हैं और जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, वो सब चीजें फिर वो हट जाती है। अब वो जब अपोजिशन आ ही नहीं रही है तो फिर वो कैसे क्वेश्चन करेगी और कैसे वो इफेक्टिवली कंट्रोल करेगी एग्जीक्यूटिव को। तो ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिली है। अब हम यहाँ पे एक नया जो टॉपिक है वो ये है, व्हाट डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू। पार्लियामेंट की जो कमिटीज है वो क्या करती है। तो ये टॉपिक जो है हम लास्ट टाइम में पढ़ेंगे, वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ी हो चुकी है, आज के लिए इतना काफी है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।